हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी, जैसा कि अपेक्षित था और अनुमानित था उसी तरह से आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने आज यूनियन बजट प्रस्तुत किया। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो यूनियन बजट स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो बातें वो बातें मैं करना चाहूँगा। यूनियन बजट का स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा, स्टॉक मार्केट की जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो इंडाइसेस है, उन पे क्या असर होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम ने जो बोला है कि इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 7.5 से लेके 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 12 लाख रुपये किया। अब ऐसा है कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, खुशी की बात है। पर इस देश में 140 करोड़ लोगों में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इसमें के 5 करोड़ लोग जो है वो आईटी रिटर्न नील फाइल करते हैं और एक्चुअल टैक्स पेयर जो है वो 3.25 करोड़ है। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है ओनली 3.25 करोड़ लोग इसमें के बेनिफिशियरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल 140 करोड़ लोगों के सामने अगर 3.25 करोड़ लोगों के बेनिफिशियरी की अगर ये बात है, जब हम असल में देखने जाते हैं तो थोड़ा सा उतना उसका बेनिफिट कितना मिलेगा इसके बारे में थोड़ा साशंकता है। दूसरा, इंश्योरेंस के बारे में कोई बेनिफिटेड यानी हेल्थ इंश्योरेंस का जो टैक्स स्लैब है उस पर कोई छूट मिलेगी क्या, ऐसी बड़ी अपेक्षा थी पर ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। इसकी वजह से आज इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर्स बुरी तरह से गिरे। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लिकर स्टॉक्स, सिगरेट स्टॉक्स और वीडियो गेमिंग ऐप्स पे कोई भी प्रकार का टैक्स बढ़ोतरी नहीं हुआ, या ऐसा पहली बार हुआ है। और जबकि फ्लेवर्ड मिल्क का जो टैक्स रेट है जीएसटी वो 5% से 12% किया गया था, पर वो कम नहीं किया गया। तो इसकी वजह से बात ऐसा हुई कि आज के दिन में लिकर स्टॉक्स थे वो ऊपर गए और आने वाले दिनों में भी लिकर स्टॉक्स का जो प्राइसेस है वो अप रहेंगे। ठीक है। और गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट कंपनी, इसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा, इसके भी प्राइसेस में अप आने के मोर एंड मोर चांसेस है। पर उसके सामने ये जो फ्लेवर्ड मिल्क की मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का बेस क्या है, इसके पीछे का क्या साइंस है या क्या टेक्निक है। तो बात ऐसा है कि फ्लेवर्ड मिल्क की वजह से एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। एग्रोबेस इंडस्ट्री को जब बढ़ावा मिलता है तो मिल्क का सप्लाई बढ़ेगा, मिल्क का सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे जो फार्मर हैं उनके पास मिल्क का पैसा ज़्यादा आएगा। और मिल्क का जो पैसा है वो रूरल से ग्रामीण एरियाज़ में कैश का हुआ है, वो पैसा रोज़ के रोज़ आता है और उनके डे टू डे लाइफ में उसका बहुत असर होता है। उनका डे टू डे लाइफ चलने में, स्मूथली चलने में दूध का पैसा जो आता है डेली टू डेली वो बहुत असरकारी होता है। तो इसके बारे में फिर एक बार सोचा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि जो अपर लेवल का जो इनकम टैक्स का स्लैब था वो 30% ही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो हम हर बार सुनते हैं कि इतने हज़ार लोग भारत में से भारत को छोड़ के गए, दूसरे देशों में जाके स्थायिक हो गए। HNI क्लाइंट, हाई नेटवर्थ इनकम पीपल्स हु हैविंग द इनकम मोर देन 50 lakhs और 60 lakhs और 1 करोड़ पर ईयर, तो ऐसे लोग बाहर के देशों में जाके रह रहे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुबई और कतर ये 2 देश ऐसे हैं, तो इनकी इकोनॉमी हर कोई बोलता है कि ऑयल एंड गैस पे चलती है, पर एक्चुअल में आज उनकी इकोनॉमी ऑयल एंड गैस पे 25% चलती है और बाकी की जो इकोनॉमी वो चलती है टूरिज़्म पे, वहाँ के हाउसिंग, रियल इस्टेट सेक्टर पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो जो बाहर से उनके देश में आ रहा है, क्योंकि उनके देश में कोई इनकम टैक्स ही नहीं है। तो HNI जो लोग हैं, क्लाइंट है, वो देश छोड़ के ऐसी जगह पे जा रहे हैं। इसके बारे में गंभीरता से सोचने का अब समय आ गया है। अच्छा, अब दूसरा के रूरल सेक्टर के बारे में, बिहार के बारे में तो बताया गया, अब उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर बात ऐसा है कि रूरल सेक्टर का जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है या मनरेगा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा हुई नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ये रूरल सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर शहरों का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है
तो उसका रूरल सेक्टर में उसका इफेक्ट डबल है। जो मनरेगा है उसका जो बूस्टिंग कैसा हो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से लोग रूरल सेक्टर में से निकल के शहरों में ना आए, वो उनको उसी जगह पे रोजगार कैसा मिले इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। और एक प्रोस्पेक्टस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एंगल शिफ्ट हो रहा है। जैसे कुछ देश है, यूएस है, जापान, यूरोपीय देश है, तो इनकी 35% आबादी रूरल एरियाज में रहती है, 65% आबादी अर्बन सेक्टर में रहती है। हमारी 40% आबादी शहरों में रहती है, 60% आबादी रूरल में रहती है। पर आज जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है रूरल एरियाज में, तो अब वहाँ का जो युवक है उसका शहरों की तरफ आना बढ़ने वाला है। पहले भी तो आ ही रहे थे, पर अब स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि इस बजट में रूरल सेक्टर के लिए मोटे तौर पे ऐसा कुछ बहुत कुछ दिया गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं। मनरेगा वगैरह के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ बताया नहीं गया, या उनको एक पहले ऐसा था कि प्रधानमंत्री श्रम योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऐसे एक प्रोग्राम चलाए जाते थे, तो जिसमें एक पॉलिसी रहती थी, एक मोटा मोटा फंडामेंटल डिसीजन रहता था कि रूरल सेक्टर में जो बंदा रह रहा है उसको फ्रॉम जून टू अक्टूबर टिल नवंबर वो उसकी खेतों में काम करता था, टिल दिसंबर तक काम करता था, क्योंकि बारिश पड़ती थी तो वो अपने खेतों में काम करता था। उसके बाद फ्रॉम जनवरी टू मई ये 5 महीने जो उनके स्लगिश रहते थे, और इनकम जो पैरिटी है उनका उसमें डिस्टिंग्विश अंतर आ जाता था, क्योंकि 5 महीने उनके पास ऐसा कोई ठोस रोजगार नहीं रहता था। तो मनरेगा या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा उनको काम दिया जाता था कि 100 दिन काम मिलेगा। अगर 150 दिन है बीच में फ्रॉम जैन टू मई, तो उसमें के 90 डेज टू 100 डेज काम देने का कोशिश होता था। कुछ ना कुछ उनको मिनिमम पे दिया जाता था, 200-250, पर कुछ ना कुछ उनको दिया जाता था, और वो अपनी जगह पे ही कुछ ना कुछ रोजगार पा रहे थे, और उनका इनकम पैरिटी जो है उसको भरा जाता था। इसके बारे में इस बजट में नहीं बताया गया, एक बहुत बड़ी फंडामेंटल बात है, और इसका आने वाले दिनों में एक बड़ा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ये होगा कि हमारा जो यूथ है रूरल का, वो अब अर्बन शहरों की तरफ अब ज़्यादा स्पीडली ट्रांसफ़र होगा, आने को शुरुआत होगा। दूसरा कि जो यूनियन बजट में जो बताया गया कि इनकम टैक्स स्लैब फ्रॉम 7.5 लाख से 12 लाख मिडिल क्लास पीपल के लिए एक राहत दी गई, और आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बढ़ेगा इस देश में तो मिडिल क्लास बढ़ने वाला है। तो उस दिशा में अगर ये डिसीजन दिया गया तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। और मैं ये जो पॉलिसी बताई गई कि इनकम टैक्स का स्लैब 7.5 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया गया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और ये माइलस्टोन डिसीजन लिया गया है इस सरकार के द्वारा, ऐसा मुझे लगता है। माइलस्टोन डिसीजन है, ये देश की डेवलपमेंट में काम करेगा। तो इसका असर अगर कुछ होगा तो शहरों की जो रियल इस्टेट है इस पे होगा। रियल इस्टेट कंजम्पशन अब बढ़ेगा और रियल इस्टेट के प्राइसेस अप होंगे। अब बीच में ऐसा कुछ डर लग रहा था कि रियल इस्टेट के प्राइस कोलैप्स तो कहीं होंगे क्या, तो फिलहाल ऐसी पोजीशन है रियल इस्टेट के प्राइसेस आइदर स्टैग्नेंट रहेंगे या फिर ऊपर जाएंगे। ये दो चीज़ें हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट जब यूनियन बजट को देखता है तो हमेशा देखता है कि टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 12% है। तो बहुत से सालों से कॉरपोरेट की डिमांड है कि यहाँ का जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कम किया जाए। उसके बारे में कोई ठोस डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स है, उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ, एज इट इज़ उसको रखा गया है। फिर जो ट्रेडिंग चलती है स्टॉक मार्केट में उसके इंटरडे पे 30% का टैक्स है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और दुनिया भर के टैक्स इसमें लगाए गए हैं। फिर जो फॉरेन फ्लो आ रहा है उस पर भी जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं लिवी मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट को फेवर नहीं कर रही हैं।
और मैं दोस्तों मैं और एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है कॉरपोरेट में प्रॉफिट टू इक्विटी, एक बड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट है, बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। मैं तो बोलने स्टार्ट कर दूंगा पर फिलहाल उसका यहाँ पे संयुक्तिक नहीं होगा, वो पूरा अलग सब्जेक्ट है। कॉरपोरेट प्रॉफिट टू इक्विटी पी रेशियो जो है हमारा आज के वर्तमान में गए 50 साल का सबसे निचले लेवल पे है, और इसी की वजह से ये बेस कारण है हमारा स्टॉक मार्केट अक्टूबर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जो कॉरपोरेट पी है वो स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी है उसको मैच नहीं कर रहा है। जो अनाप शराब निफ्टी जो ऊपर चले गए उसको मैच नहीं कर रहा है, उसका करेक्शन हो रहा है, उसका बैलेंसिंग हो रहा है। इसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। अच्छा एक बात है कि हमारे जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। वो हर महीने अपनी SIP कर रहे हैं, पर इसका प्रमाण कैसा है कि 2000 हम ऐसा पकड़े कि 2020 तक 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 2020 से लेके 2025 तक इसका प्रमाण 100 से लेके 300 तक गया, 2 गुना बढ़ा है। जो ये नई ब्रीड आई है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों की, इन्होंने आज तक मार्केट कॉलेप्स क्या है वो देखा ही नहीं है। 92 में मार्केट कॉलेप्स हुआ था तो क्या पोजीशन थी, 2000 साल में IT बबल हुआ था तो क्या हुआ था, 2008 में लिमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था तो मार्केट किस तरह से गिरा, तो ये इन्होंने देखा ही नहीं है। ये नए ब्रीड ने 2020 के बाद वाली ब्रीड ने सिर्फ देखा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है। तो जब उनका NAV रेड में आएगा तो वो इसको साइकोलॉजिकली कैसा हैंडल करेंगे उसको देखना पड़ेगा। एक तो मैं आपको बता दूं, मार्केट धीरे धीरे या फिर जोर से ये एक साल में करेक्शन होने वाला है, वेरी क्लियर। मैं आज इस जगह से, इस स्पॉट से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आने वाली है। तो एपेटाइट रखें, माइंड सेट तैयार रखें, और आपका SIP का जो गोल है उसकी तरफ आप देखें। करेक्शन तो होने वाली है क्योंकि कॉर्पोरेट पी का सवाल है, फिर और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसके बारे में कभी अलग से भी मैं बात करूं। पर थोड़ा सा ये जो आने वाला है स्टॉक मार्केट करेक्शन, उसको आप थोड़ा सा एपेटाइट या उसको सहन करने का आप एपेटाइट रखें, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बात ऐसे कि बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे लोग आते तो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में डालोगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, आप पैसा बनते जाता है, आप पैसा डालते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। टाटा मोटर, महिंद्रा ये ट्रैक्टर बनाते, कार बनाते, ऐसे किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जैसे TCS देते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं उनका जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड वो स्टॉक मार्केट से कॉरपोरेट के थ्रू इकोनॉमी में आता है, और जो बोनस शेयर दिया जाता है वो स्प्लिट होता है, उसका जो बेनिफिट है वो स्टॉक मार्केट के द्वारा इकोनॉमी में दिया जाता है, स्टॉक मार्केट के द्वारा। हमको ये समझ लेना चाहिए। एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर कभी अलग से बात कर लूँगा कि एक्चुअली है क्या स्टॉक मार्केट का जो पैसा बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, उसके पीछे का क्या बेस है, वो क्यों 15% के आसपास है, क्योंकि 7 से 8% का डिविडेंड का बेस है, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, एंड 8 to 9% का जो बोनस का जो है उसका कैलकुलेशन आता है, तो इसलिए वो 15 से 16% का है। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज आप अगर 20 साल 25 साल का अगर CAGR पकड़ोगे, कि अगर एक संकल्पना है आपको बताई जाती है, वो 15% की है। वो क्यों है, वो इसलिए है। उसके और एक बहुत सारे पहलू हैं, वो मैं कभी और बताऊंगा, पर फिलहाल मैं अभी इतना ही बताऊंगा कि कॉरपोरेट पी निचले स्तर पे है तो थोड़ा सा मार्केट करेक्शन होगा, इसके लिए तैयार रहें। और फॉरेन इन्वेस्टर की जो डिमांड्स है इसको गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। हाई नेटवर्क पीपल दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई, कतर, ऐसे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो फिलहाल इस नोट पे जब मैं रुक रहा हूँ,
तो मैं यूनियन बजट का टू द परस्पेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट मैं बताना चाहूँगा कि मैडम ने जो इनकम टैक्स स्लैब का जो स्लैब बढ़ाया है फ्रॉम 7.5 लाख टू 12 लाख, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये माइलस्टोन डिसीजन है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स का कम न होना और फॉरेन फ्लो किस तरह, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी न होने की वजह से स्टॉक मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आएगा और अर्बन एरियाज़ में रियल इस्टेट के प्राइसेस स्टैग्नेंट रहेंगे या तो ऊपर जाएंगे। इतना बता के इस पॉइंट पे आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। बाय।